Hello friends, welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज का एमसीक्यू शुरू करने से पहले पिछला जो एमसीक्यू है उसका आंसर हम लोग जान लें। क्वेश्चन था जजमानी व्यवस्था आधारित थी। ऑप्शन ए है श्रम विभाजन पर, ऑप्शन बी कार्य के विशेषीकरण पर, ऑप्शन सी दोनों पर, ऑप्शन डी उपरोक्त में से किसी पर नहीं। तो जजमानी व्यवस्था में क्या होता है कि जजमानी व्यवस्था में एक कमीन होते हैं और एक जजमान होते हैं। कमीन क्या है, जो अपनी सेवा देते हैं, और जजमान क्या है, जो सेवा लेते हैं, वो जजमान होते हैं। तो यहाँ कोई जाति से मतलब नहीं होता, सेवा और लेने और देने की बात होती है। सेवा कौन देता है, जो जिस कार्य को जानता होगा। जैसे नाई, उसे बाल बनाने की अपने कार्य की विशेषता उसके पास है। जैसे कुम्हार हुआ, तो ये क्या है, ये अपने कार्य में जो इनका विशेष कार्य है उससे वो एकदम अपने कार्य को अच्छे से जानते हैं, तो इसलिए इनके कार्य में विशेषीकरण भी होता है और श्रम का विभाजन भी है। हर कार्य हर कोई नहीं कर सकता है, हर कार्य के लिए कोई विशेष जाति होती है, विशेष व्यक्ति होता है। तो इसलिए यहाँ श्रम विभाजन और कार्य का विशेषीकरण दोनों होता है। तो जजमानी व्यवस्था क्या है, दोनों पर आधारित होती है। तो 11 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा सी। नेक्स्ट शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 1, जिन्होंने सही उत्तर दिया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। वो पढ़ रहे हैं और अपने गोल की तरफ बढ़ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के एमसीक्यू का। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किसने संस्कृतिकरण को पूर्वाभ्यासी समाजीकरण कहा है। ए ऑप्शन ए एम एन श्रीनिवास, ऑप्शन बी आर के मार्टन, ऑप्शन सी योगेंद्र सिंह, ऑप्शन डी किंग्सले डेविस। तो यहाँ संस्कृतिकरण की बात कौन करता है, संस्कृतिकरण की बात एम एन श्रीनिवास महोदय करते हैं। और संस्कृतिकरण को पूर्वाभ्यासी समाजीकरण योगेंद्र सिंह कहते हैं। तो अर्थात फर्स्ट का आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ सी। समाजीकरण क्या होता है, निम्न जातियों द्वारा या नीचे की जो जातियां उनके द्वारा ऊपर की जातियों, द्विज जातियों का अनुकरण करना, उनकी जीवन शैली को या उनकी जैसे लाइफ स्टाइल को, उनके कल्चर्स को अपनाने की जो प्रक्रिया होती है वो संस्कृतिकरण कहलाती है। उन दूसरे के कल्चर्स को अपनाने की प्रक्रिया। तो इसी चीज़ को पूर्वाभ्यासी समाजीकरण कहा गया है। किसने कहा है, योगेंद्र सिंह ने कहा है। पूर्वाभ्यासी समाजीकरण की बात और कौन करता है, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन की बात ध्यान है। एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन की बात मार्टन महोदय करते हैं। जब हम किसी सदस्य, जिस ग्रुप के हम सदस्य नहीं होते हैं, उसकी सदस्यता ग्रहण करना चाहते हैं, उसके कल्चर्स को, उसकी चीज़ों को अपनाना चाहते हैं, तो वो क्या होता है, हमारे लिए संदर्भ समूह होता है। और इसी को मार्टन महोदय ने उसके गुणों को अपनाने के लिए क्या किया, पूर्वाभ्यासी समाजीकरण की प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो मार्टन महोदय ने इसे बताया था। तो यहाँ फर्स्ट का आंसर हमारा हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, किस अध्ययन में श्रीनिवास ने प्रभु जाति की विशेषताओं को पाया था। एम एन श्रीनिवास ने प्रभु जाति की जो अवधारणा दी थी वह किन विशेषताओं में के आधार पर उन्होंने बताया था और कहाँ बताया था। ऑप्शन ए है दक्षिण भारतीय समाज में, ऑप्शन बी कुर्ग के धर्म एवं समाज में, ऑप्शन सी उत्तर भारत के समाज में, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी में। तो उन्होंने यह जो प्रभु जाति की विशेषताएं बताई थी वह कुर्ग के धर्म एवं समाज में बताया था। कुर्ग जाति के जो लोग हैं वहाँ उनके जो धर्म और समाज का अध्ययन करके उन्होंने बताया था। इनकी एक बुक भी थी, रिलीजन एंड सोसाइटी एमॉन्ग द कुर्ग्स ऑफ साउथ इंडिया। इसमें इन्होंने प्रभु जाति की बात की है। तो 2 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय ग्रामीण समाज के परिप्रेक्ष्य में संस्कृतिकरण के स्थान पर अनुष्ठान वृद्धि अवधारणा को किसने प्रस्तावित किया है। ऑप्शन ए है एस सी दुबे, ऑप्शन बी योगेंद्र अटल, योगेश होगा यहाँ, योगेश अटल, ऑप्शन सी बी आर चौहान, ऑप्शन डी योगेंद्र सिंह। तो 3 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा सी, बी आर चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, छोर के एक गांव पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए है एम एन श्रीनिवास, ऑप्शन बी जी एस घुरिये, ऑप्शन सी लुइड्योमा, ऑप्शन डी एन मजुमदार। तो छोर का एक गांव, यह बुक डी एन मजुमदार ने लिखी है और इन्होंने ही हो जनजाति का अध्ययन किया। बोंगावाद शब्द मजुमदार ने ही दिया है। और इनकी और भी बहुत सारी बुक्स हैं। बुक से संबंधित इनका जरूर कोई ना कोई क्वेश्चंस बना रहता है हमेशा। ए ट्राइब इन ट्रांजिशन इत्यादि बहुत सारी इन्होंने बुक्स लिखी हैं। तो 4 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5,
निम्नलिखित में से किस एक की सहायता से हम भारतीय ग्रामीण समाज को सामाजिक संरचना की पहचान करते हैं? ऑप्शन ए जाति, ऑप्शन बी त्वचा का रंग, ऑप्शन सी व्यवसाय, ऑप्शन डी परिवार का आकार। तो अगर हम यहाँ देखें तो ग्रामीण समाज की सामाजिक संरचना की बात हो रही है। सामाजिक संरचना किससे पहचान की जाती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ए जाति से। सामाजिक संरचना जाति पर आधारित होती है। भारतीय ग्रामीण की त्वचा की रंग, ये क्या है? व्यक्ति विशेष की हो सकती है। प्रजाति की यहाँ बात हो जाती है। परिवार का आकार से समाज की संरचना का निर्माण नहीं होता, समूह से होता है, संस्थाओं से, समिति से, भूमिका और परिस्थिति से किसी भी समाज की संरचना का निर्माण होता है। तो यहाँ व्यवसाय भी नहीं होगा। तो 5 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, श्रीनिवास के अनुसार पश्चिमीकरण की प्रक्रिया में वृद्धि से क्या होता है? क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। ऑप्शन ए है संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को मंद करती है, ऑप्शन बी संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को तीव्र करती है, ऑप्शन सी संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को न तो मंद करती है और न ही तीव्र करती है, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एम एन श्रीनिवास ने कहा है कि जिस तरह से पश्चिमीकरण बढ़ता है तो उससे कभी कभी क्या होता है, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया भी तीव्र हो जाती है। जैसे पश्चिमीकरण का हम पश्चिम की चीज़ों को अपनाते हैं, जैसे डाक, रेल इत्यादि, ये जो संचार के साधन हुए, इससे क्या हुआ कि व्यक्तियों के बीच में क्या है, अंतःक्रिया बढ़ी। और अंतःक्रिया से क्या है, व्यक्ति दूसरे के कल्चर्स को जो नहीं देखता था, नहीं जानता था, वो भी देखने लगा, जानने लगा, पहचानने लगा, सीखने लगा। तो इस तरह से क्या है कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया बढ़ती जाती है। पश्चिमीकरण की प्रक्रिया के साथ साथ संस्कृतिकरण की प्रक्रिया भी तीव्र होती है। तो 6 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, नृजाति, यहाँ नृजाति होगा। नृजाति समूहन के सिद्धांत के रूप में नृजातीयता में निहित है। नृजातीयता से संबंधित एक शॉर्ट वीडियो बना हुआ है कि यहाँ एथनिसिटी किसको कहेंगे, तो उसको देखिए और इसका आंसर आप खुद ही दे सकते हैं। ऑप्शन ए है प्रजाति भेद, ऑप्शन बी धार्मिक विश्वासों का अंतर, ऑप्शन सी भाषाई अंतर, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो क्या है, नृजाति या प्रजाति जो होती हैं वो क्या है, शारीरिक विशेषताओं के आधार पर जब हम समूहों को बांटते हैं, व्यक्तियों के समूहों को बांटते हैं तो उसे हम प्रजाति कहते हैं। तो उसी के आधार पर प्रजाति भेद है, ये होता है। नृजातीयता में क्या है, प्रजाति भेद होगी। धार्मिक विश्वास, सभी समूहों के अलग अलग धार्मिक विश्वास होते हैं, उनके भाषाओं के आधार पर भी हम अंतर करते हैं। जैसे रिजले महोदय ने 7 तरह के प्रजातीय अंतर बताया है, गुहा महोदय ने 6 तरह के हमारे अंतर बताया है। तो इस तरह से 7 का आंसर हमारा हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। कथन है, जाति को समुदाय नहीं कहा जा सकता, कारण जाति का क्षेत्रीय आधार नहीं होता। तो उपयुक्त दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? हमें बताना है कि कथन और कारण दोनों में से कौन सा सही है और कौन सा इसकी सही व्याख्या करता है या नहीं करता है। तो यहाँ कथन क्या है, जाति को समुदाय नहीं कहा जा सकता क्योंकि जाति का क्षेत्रीय आधार नहीं होता है। इसके पहले एमसीक्यू में सेम यही क्वेश्चन था जिसको हम लोगों ने इस क्वेश्चन को जीएलसी के आधार पे सॉल्व किया था। तो क्या है, जाति को समुदाय नहीं कहा जा सकता, बिल्कुल सही है क्योंकि इसका क्षेत्रीय आधार नहीं होता है। जी तो होता है, इसमें कम्युनिटी फीलिंग भी होती है, लेकिन एल नहीं होता है, किसी भी जाति विशेष का कोई विशेष क्षेत्र नहीं होता है। तो इस तरह से ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो 8 का सही आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इस सेशन ने 1991 में निम्नलिखित नगरों के किस समूह का वैश्विक नगर की संकल्पना विकसित करने में अध्ययन किया? ऑप्शन ए है न्यूयॉर्क, लंदन एंड टोक्यो, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, पेरिस एवं बोस्टन, ऑप्शन सी लंदन, मिलानो एवं शिकागो, ऑप्शन डी टोक्यो, न्यूयॉर्क एवं मॉस्को। तो इस ससेन जो है यहाँ ससकिया ससेन इनका पूरा नाम है और द ग्लोबल सिटी की अवधारणा देते हैं। वैश्विक नगर की बात करते हैं, देखिए यहाँ लिखा हुआ द ग्लोबल सिटी की अवधारणा देते हैं और उसका अध्ययन वो आपको
न्यूयॉर्क और लंदन के अध्ययनों के आधार पर वैश्विक नगर की बात करते हैं, मुंबई के भी अध्ययन करते हैं। तो 9 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 10, शहरों में प्रवसन के नहीं वरन नैसर्गिक कारकों के कारण जनसंख्या के बढ़ने को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए नगरीकरण, ऑप्शन बी आभासी नगरीकरण, ऑप्शन सी सांस्कृतिक बहुरंग, ऑप्शन डी आंतरिक गतिशीलता। तो शहरों में जो प्रवसन है, प्रवसन जो गांव से जो लोग शहरों की तरफ जाते हैं उसकी नहीं बल्कि नैसर्गिक कारणों के कारण, मतलब नगर की जो बहुत सारे विशाल भवन हैं, वहाँ रोजगार की सुविधा है, वहाँ जीवन जीने के अन्य सड़क, बिजली, पानी इत्यादि की अच्छी सुविधा है, चिकित्सा की सुविधा इत्यादि, इन सब कारणों के कारण जब जनसंख्या बढ़ती है तो उसे हम क्या कहेंगे? नगरीकरण कहेंगे। क्योंकि हम नगर की जीवन शैली को, नगर के जो कल्चर हैं उसको अपनाने के लिए हम नगरों की तरफ बढ़ रहे हैं, शहरों की तरफ बढ़ेंगे, तो इससे जनसंख्या वृद्धि होगी, तो उसे हम क्या कहेंगे? नगरीकरण कहेंगे। तो 10 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा ए। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन किस तरह से इसने घुमा के पूछा है। तो इसी तरह से के क्वेश्चंस को समझने के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमेशा अपने सारे डाउट्स को क्लियर करते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन एस सेन द्वारा वर्णित वैश्विक नगर के विशेष गुण व्यक्त करते हैं? ग्लोबल सिटी के बारे में इन्होंने जो कहा है यह व्यक्त होगा, यहाँ व्यक्त करते हैं। ग्लोबल सिटी की जो बात की है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं? ऑप्शन ए है वे वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए निर्देश और नीति निर्माण के केंद्र हैं। ऑप्शन 2 वे वित्तीय और विशेषीकृत सेवा फार्मों के प्रमुख अवस्थान हैं। ऑप्शन 3 ये ऐसे बाजार हैं जहां वित्तीय और सेवा उद्योगों के उत्पाद खरीदे, बेचे या अन्यथा निपटाए जाते हैं। ऑप्शन 4 जनसंख्या घनत्व का उच्च स्तर इनकी विशेषता है। ये 4 विशेषताएं हैं और इन्हें हमें बताना है कि चारों विशेषताएं में द ग्लोबल सिटी के अंतर्गत कौन कौन सी विशेषताएं आएंगी। तो इसका आंसर आप सभी देंगे, जैसा कि ऊपर इनका जो शीर्षक है द ग्लोबल सिटी, उसके आधार पे ही निकाला जा सकता है। तो आई थिंक इसका आंसर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप सभी देंगे। जो आज का MCQ है वो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।